Hello students, let's start our today's lecture of the physics. Okay, अभी नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है देखिए, अगर एक ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में इनविजिबल होता है, ओके, तो इनविजिबल कब होता है? When refractive index of object is equal to refractive index of medium होता है तो वो ऑब्जेक्ट इनविजिबल होता है। देखिए, अगर आपको आपको इनविजिबल होना है, अगर आपको एयर में इनविजिबल होना है तो क्या होना पड़ेगा? आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होना पड़ेगा। मतलब अगर ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है तो वो ऑब्जेक्ट उस मीडियम में दिखाई नहीं देता। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, to become any object invisible in a particular medium, to become any object invisible in a particular medium, क्या होना चाहिए? वहां पे ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए। यहां पे मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखिए, सपोज इट इज लाइक दिस। यहां पे नंबर ऑफ लिक्विड्स है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड लाइक दिस। ओके, क्वेश्चन क्या है? देखिए, यहां पे एक वेसल है, उसमें हमने नंबर ऑफ लिक्विड्स लिया है। ऑल दिस लिक्विड्स आर इनविजिबल, एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, ऐसे लिक्विड्स हैं, एंड ऑल आर ट्रांसपेरेंट। ओके, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, हर एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूँ 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। okay, so these are the refractive indices of the different layers of the oil. Okay, and I take a glass sphere. Okay, I take a glass sphere, मैंने ग्लास स्फीयर लिया एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 1.4 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.4 है। एंड यहां से ऊपर से मैंने इसको छोड़ दिया, ऊपर से मैंने इसको छोड़ दिया, तो कौन से लेयर से जाते वक्त वो हमें दिखाई नहीं देगा? दैट इज द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एक ग्लास स्फीयर फर्स्ट लेयर से जाते वक्त दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, ये 1.2 है। सेकंड लेयर से जाते वक्त दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है। लेकिन थर्ड लेयर से जाते वक्त आपको दिखेगा ही नहीं वो। तो ये जो स्फीयर है ना, यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा, यहाँ से यहाँ आपको दिखाई नहीं देगा, एंड इसके नीचे वो जाते हुए दिखाई देगा। ओके, मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर इनविजिबल होना चाहता है तो क्या होना चाहिए? उस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड उसके सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ओके, तभी वो इनविजिबल हो सकता है। ओके, सो दिस इज द कंडीशन फॉर द इनविजिबिलिटी। दिस इज द कंडीशन फॉर द इनविजिबिलिटी। ओके, ठीक है, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? अभी क्या करेंगे, डीसी पांडे बुक में से कुछ प्रॉब्लम्स हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, सो दैट यू विल गेट मोर एक्सपर्टाइज ऑन दिस चैप्टर। सो डीसी पांडे में से एग्जांपल नंबर 9.19 सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 9.19। ओके, तो 9.19 में क्या दिया है देखिए, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पे वेवलेंथ दिया गया है, वेवलेंथ है 780 नैनोमीटर। ओके, in a medium of refractive index, in a medium of refractive index 1.55 also find wavelength in that medium। मतलब क्या करना है? स्पीड इन दैट मीडियम एंड वेवलेंथ इन दैट मीडियम निकालना है। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए क्या दिया है यहाँ पे। दिस इज द वेवलेंथ इन वैक्यूम, कितना है? 780 नैनोमीटर है। ये जो लाइट है वो एक मीडियम से पास होती है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.55। तो उस मीडियम में जाने के बाद वेवलेंथ कितना होगा, वेलोसिटी कितना होगा, वो हमें निकालना है। ओके, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, तो उसका वेलोसिटी एंड वेवलेंथ दोनों चेंज होता है। ओके, तो यहाँ पे हम फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं? mu1 c1 is equal to mu2 c2 and mu1 lambda 1 is equal to mu2 lambda 2। very simple। ओके, mu1 c मतलब mu a ca is equal to mu m cm। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना होता है? 1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना है? 3 × 10⁸। ये क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कितना है? 1.55 है एंड वेलोसिटी इन मीडियम निकालना है। ओके, वेरी सिंपल।
So velocity in that medium will become 3 into 10 raised to 8 divided by 1.55. तो ये कैलकुलेशन हमें by using log table करना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू आता है 1.94 into 10 raised to 8. 1.94 into 10 raised to 8. Very simple problem. Any doubt in this case? 1.94 into 10 raised to 8. Any doubt? इस प्रॉब्लम में कुछ डाउट है क्या? और हमेशा एक चीज ध्यान में रखिए, अगर वैक्यूम मीडियम की वैक्यूम में आपको वेवलेंथ या फिर वेलोसिटी दी जाती है और मीडियम में वेवलेंथ या फिर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायरेक्टली आपको डिवाइड ही करना है, क्योंकि मीडियम में क्या होता है, वेलोसिटी या फिर वेवलेंथ कम होता है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड ही करना है। वेरी सिंपल, यहाँ पे देखिए ना, 3 into 10 raised to 8 डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली हो गया। ओके, सो वैक्यूम का इंफॉर्मेशन दिया गया है, मीडियम का इंफॉर्मेशन निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसको डिवाइड करो। वेरी सिंपल। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यूज करो फॉर्मूला μ1 c1 is equal to μ2 c2 या फिर μ1 λ1 is equal to μ2 λ2। देखिए उस मीडियम में वेलोसिटी हमने निकाला, मीडियम में वेवलेंथ निकालेंगे, वेवलेंथ इन मीडियम, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लैम्बडा ए μa लैम्बडा ए is equal to μm लैम्बडा m, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ इन एयर दिया है, वेवलेंथ इन वैक्यूम दिया गया है एंड मीडियम में वेवलेंथ हमें निकालना है। So refractive index of air is once again 1, wavelength in air is given as 780 is equal to refractive index of medium is 1.55 and wavelength in the medium हमें निकालना है। So wavelength in medium will be equal to 780 divided by 1.55। तो यहाँ पे आंसर जो है ना नैनोमीटर में आ जाएगा। ओके, so this is coming to be 503 nanometer. So this is the wavelength in medium. Once again I am telling, अगर wavelength in vacuum दिया गया तो मीडियम में वेवलेंथ कैसे निकालना है, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैक्यूम का वेवलेंथ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब मीडियम का वेवलेंथ। ओके, सो वेलोसिटी इन मीडियम इतना ही आता है, ठीक है ना? एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट है क्या, बोलिए। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज 9.20। Light of wavelength 300 nanometer in a medium enters into a medium B। देखिए वेवलेंथ इन मीडियम A दिया गया है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, 300 nm नैनोमीटर इन A enters into a medium B, okay, through a plane surface। If the frequency of light is, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, फ्रीक्वेंसी इज 5 into 10 raised to 14 hertz, okay, and phi a by phi b मतलब ca by cb दिया है, वेलोसिटी का रेशियो दिया है, ca by cb दिया है 4/5। then find absolute refractive index of medium A and B, okay, then find absolute refractive index of A and B, मतलब म्यू ए निकालना है एंड म्यू बी निकालना है, म्यू ए एंड म्यू बी का वैल्यू निकालना है। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक से देखिए क्या दिया है, वेवलेंथ इन मीडियम ए दिया है 300 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी दिया है 5 into 10 raised to 14। फ्रीक्वेंसी सभी मीडियम में एक ही रहता है, ये फ्रीक्वेंसी मीडियम ए में भी रहेगा, बी में भी रहेगा एंड वैक्यूम में भी रहेगा, फ्रीक्वेंसी तो किसी भी मीडियम में चेंज नहीं होता। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी इन ऑल मीडियम। यहाँ पे ca by cb दिया है, मतलब वेलोसिटी ऑफ a डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ b, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम a डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम b दिया गया है 4/5। देन
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम निकालने के लिए बोला है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे वेवलेंथ इन मीडियम ए दिया गया है, फ्रीक्वेंसी मीडियम ए का ये ले सकते हैं। अब अभी फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ क्या होता है, वेलोसिटी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी मतलब वेलोसिटी, मतलब ये वेलोसिटी कौन से मीडियम का आ जाएगा, बताइए वेलोसिटी कौन से मीडियम का आ जाएगा, वेलोसिटी मीडियम ए का आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ इन मीडियम ए है, फ्रीक्वेंसी इन मीडियम ए है, एंड देयरफॉर वेलोसिटी इन मीडियम ए वी विल गेट दैट। अगर किसी मीडियम का वेलोसिटी मिलता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इजीली निकाल सकते हैं। ओके, सो अभी देखिए वेलोसिटी इन मीडियम ए, वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी इन मीडियम ए, CA is equal to frequency into wavelength, न्यू ए लैम्डा ए। फ्रीक्वेंसी के लिए ये फी सिंबल नहीं है, देखिए इसको क्या बोलते हैं, एन यू, न्यू बोलते हैं, न्यू न्यू एन यू। ओके, सो वेलोसिटी इन मीडियम ए इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन ए, फ्रीक्वेंसी तो सभी मीडियम में उतना ही रहता है। ओके, उसको न्यू ए लिखो या फिर न्यू लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। 5 × 10⁻14 and wavelength in medium A is 300 nano means 10⁻⁹ nano means 10⁻⁹। तो वेलोसिटी इन मीडियम A आता है 5 3s are 15 100 into 10⁻⁻, इतना +5 मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, 1.5 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द वेलोसिटी इन मीडियम ए। ठीक है, अभी ए का वेलोसिटी पता है तो बी का वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि CA/CB ये रेशियो हमें दिया गया है, तो बी का भी वेलोसिटी निकालता हूं मैं। ऑल्सो CA/CB is equal to 4/5, that is given in the question, CA/CB। okay, तो CA का वैल्यू यहाँ पे प्लेस करता हूँ 1.5 into 10⁸ divided by CB is equal to 4/5, and therefore CB is coming to be, that is 5/4, okay, into 1.5 into 10⁸, करेक्ट है ना। CB RHS को गया, 5/4 LHS को आ जाए, 5/4 into 1.5 into 10⁸। so this is velocity in medium B। तो ये बन गया हमारा वेलोसिटी इन मीडियम ए एंड वेलोसिटी इन मीडियम बी। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए ये निकालना है हमें, तो इसका इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या फॉर्मूला आ जाएगा, बताइए। म्यू ए मतलब क्या आ जाएगा, म्यू ए इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट फॉर्मूला बताइए जल्दी। म्यू ए यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब वैक्यूम होता है या फिर एयर होता है, एयर कंसीडर करो यहाँ पे। ओके, तो इसको स्मॉल ए कंसीडर करता हूं, तो CA/CA। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इन एयर वो क्वेश्चन में देने की जरूरत नहीं है, वो हमें पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है। ओके, तो उसका वैल्यू कितना रहता है 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ए कितना है 1.5 into 10⁸। तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विल बी 2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी मतलब क्या लिखो बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी दैट इज CA डिवाइडेड बाय CB करना पड़ेगा। ओके, CA/CB। सो वंस अगेन CA is equal to 3 into 10⁸ divided by CB मतलब 5/4 into 1.5 into 10⁸। तो यहाँ पे 10⁸ 10⁸ गेट कैंसल,
3 divided by 1.5 that is 2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 into 2 8, 8 divided by 5 that is 1.6. okay, 1.6. क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखिए जब नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने करोगे तभी आपको आइडिया आ जाएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है, वेवलेंथ इन मीडियम ए दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, उसके बाद CA/CB दिया है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मतलब CA/CA लिख सकते हैं, मतलब C/CA लिख सकते हैं, एंड ये C/CB लिख सकते हैं। तो C तो पता है 3 into 10⁻², ओनली CA मतलब वेलोसिटी इन मीडियम ए निकालना है एंड वेलोसिटी इन मीडियम बी निकालना है। तो वेलोसिटी इन मीडियम ए निकालने के लिए हमारे पास वेवलेंथ इन ए है एंड फ्रीक्वेंसी हमें पता है, फ्रीक्वेंसी सभी मीडियम में उतना ही रहता है, ओके। तो देखिए किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोला तो आपको क्या करना है, उस मीडियम का वेलोसिटी निकालना पड़ेगा पहले, ओके। देखिए ए म्यू ए मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है ना। तो उस मीडियम का अगर वेलोसिटी मिलता है तो क्या कर सकते हैं, हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। एनी डाउट इन दिस केस? समझ में आया क्या? देखिए ओके। नेक्स्ट 9.21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए a ray of light falls on a glass plate of refractive index 1.5. what is the angle of incidence if the angle between reflected and refracted ray is 90 degree? क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से दिया है, यहां पे ग्लास प्लेट है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 1.5. a ray of light is incident here, ray of light is incident on this glass plate, okay, और ग्लास स्लैब। तो यहां पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है एंड रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बोथ टेक्स प्लेस। एंड क्वेश्चन में एडिशनल क्या दिया है, this reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other, that is the given information. तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ में आया क्या? देखिए there is a glass slab like this on which a ray of light is incident. इंसिडेंट होने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड रिफ्रैक्टेड लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, तो क्वेश्चन में देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, ये राइट वाला एंगल कितना हो जाएगा, राइट वाला एंगल बताइए, दिस एंगल, अगर ये एंगल आई है, ओके, तो ये एंगल कितना होगा, दैट इज माय क्वेश्चन। वो भी आई ही होगा ना, क्यों होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे आई है अभी देखिए, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये एंगल कितना बन जाएगा, कैन यू टेल, ये एंगल कितना बन जाएगा, नीचे वाला, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ आई कितना होगा, 90 माइनस आई हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए ये जो लाइन है नॉर्मल है, नॉर्मल के राइट हैंड साइड पर टोटल मतलब दिस एंगल, मिडल एंगल एंड थर्ड एंगल, इन तीनों का सम कितना होगा, दैट इज आई
प्लस बीच वाला 90 है ना, ये I है, यहाँ पे 90 है, प्लस यहाँ पे R है, तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे I प्लस आर कितना हो जाएगा, I प्लस आर 180 माइनस 90, तो 90 हो जाएगा, एंड देयरफॉर R इज इक्वल टू 90 माइनस I हो जाएगा। हाँ, हमें क्या निकालना है, I का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन पहले समझ में आया क्या, देखिए क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में डाउट है क्या बोलिए। एक रे ऑफ लाइट ग्लास स्लैब पर इंसिडेंट होता है, एंड इंसिडेंट होने के बाद वहां पे रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, एंड उसमें दिया गया है रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे है ना, वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये जब परपेंडिकुलर होंगे तब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस I एज्यूम किया, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I एज्यूम किया, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी यहाँ पे इन तीन एंगल का सम हमने किया, I प्लस 90 प्लस R, ये 180 हो जाएगा, I प्लस 90 प्लस R इज इक्वल टू 180, एंड देयरफॉर I प्लस R इज इक्वल टू 90, सो R इज इक्वल टू 90 माइनस I हो जाएगा, R इज इक्वल टू 90 माइनस I, ओके, ठीक है। अभी इस पॉइंट पर क्या करता हूं मैं, स्नेल्स लॉ यूज करता हूं, मतलब स्नेल्स लॉ कैसे यूज करना है, वही हमारा फॉर्मूला μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2, ठीक है। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला μ1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू μ2 sin थीटा 2। अभी रे जो है ऊपर से, मतलब एयर से ग्लास में जा रहा है, ओके, एयर टू द ग्लास, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1 होगा, करेक्ट है ना। इसको सपोज मीडियम 1 कंसीडर करता हूं, इसको मीडियम 2 कंसीडर करता हूं, तो मीडियम 1 मतलब एयर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, sin I है, इज इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.2 है, एंड उस मीडियम में एंगल कितना है, sin R है, ठीक है। तो यहाँ पे sin I LHS को एज इट इज 1.5, ओके, sin R मतलब sin R का वैल्यू कितना है, 90 माइनस I हमने निकाला है, 90 माइनस I, ओके, सो sin I इज इक्वल टू 1.5, अभी sin 90 माइनस I मतलब होता है cos I, sin 90 माइनस I इज इक्वल टू cos I, तो यहाँ पे cos I LHS को चला जाएगा, sin I बाय cos I मतलब कितना आ जाएगा, tan I इज इक्वल टू 1.5, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1.5, तो हमें इसका tan इनवर्स निकालना पड़ेगा, ओके, tan इनवर्स ऑफ 1.5। अभी tan इनवर्स ऑफ 1.5 का वैल्यू आपको लॉग टेबल में देखना पड़ेगा, ओके, इसका वैल्यू कितना आता है, देखिए 56.3 डिग्री आता है, 56.3 डिग्री, ओके। मतलब यहाँ पे देखिए, अगर रिफ्लेक्टेड रे रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहते हैं, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू 90 माइनस I आता है, R इज इक्वल टू 90 माइनस I, तो वहां पे R का वैल्यू हमें प्लेस करना है। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, कुछ डाउट है क्या बोलिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, फिगर A and B shows refraction of an incident ray in air at 60 degree with the normal to the glass air interface respectively. Predict the angle of refraction in glass. Predict the angle of refraction in glass when angle of incidence in water is 45 degree with normal to water glass interface.
अभी क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, जस्ट रीड करने के बाद आपको समझ में नहीं आ जाएगा। यहां से सॉल्व करता हूं। देखिए यहाँ पे 3 डायग्राम दिया गया है। इन फर्स्ट डायग्राम इट इज लाइक दिस। यहाँ पे एक रे इस तरह से ट्रेवल करता है, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है। जस्ट अ मिनट। फर्स्ट डायग्राम इज लाइक दिस। degree angle and this is 35 degree angle. 35 degree angle. Glass air. Glass air. So this is the first diagram. Second diagram. Second diagram is like this. Air, water. This angle is 60 degree. This angle is 47 degree. 47 degree. Okay. And there is one more diagram. This is the third diagram. 45 degree. And this angle is alpha. Okay, here there is a glass and here there is a water. So from these 3 diagram you are going to calculate alpha. Okay. So question में क्या दिया है देखिए, आपको 3 डायग्राम दिया गया है। By using first and second diagram you are going to calculate the value of alpha. Okay. डायग्राम नंबर A, डायग्राम B एंड डायग्राम ए और बी को यूज करके हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या देखिए, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले ठीक से समझ में आया क्या देखिए, क्वेश्चन पहले समझना चाहिए। पहले डायग्राम में ग्लास एंड एयर दिया है, एंगल दिया है। दूसरे डायग्राम में एयर एंड वाटर दिया है। ओके। एंड तीसरे डायग्राम में ग्लास एंड वाटर दिया है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 दिया है एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें निकालना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब अल्फा निकालना है, अल्फा। अभी यहाँ पे अल्फा निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे देखिए, यहाँ पे एंगल थोड़ा बड़ा लिखता हूं, बाद में लिखता हूं। देखिए यहाँ पे कितना है, ये 60 डिग्री है, यहाँ पे 35 डिग्री है। ओके, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री है, यहाँ पे अल्फा है, निकालना है वो एंगल। अभी देखिए हमें अगर अल्फा यहाँ पे निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, μ1 sin θ1 = μ2 sin θ2। μ1 sin θ1 = μ2 sin θ2 यूज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे दोनों साइड का लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता होना चाहिए, उसके लिए हम डायग्राम 1 और डायग्राम 2 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज दिस इज फिगर A, दिस इज फिगर B एंड दिस इज फिगर C। ओके, सो इन डायग्राम A, ओके, यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, μA sin थीटा A इज इक्वल टू μG sin थीटा G। ओके, करेक्ट है ना, μA sin थीटा इज इक्वल टू μG sin थीटा G लिख सकता हूं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है, 1 है। साइन ऑफ एयर में एंगल कितना है, 60 है, sin 60 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है, 1.5 है। सॉरी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे नहीं दिया गया है, सॉरी, ये निकालना है हमें।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालना है एंड साइन थीटा जे, एंगल इन ग्लास कितना है 35. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ जाएगा साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 35. ओके, सो ये हमें कैलकुलेशन बाय यूजिंग वंस अगेन लॉग टेबल करना पड़ेगा, क्योंकि साइन 35 का वैल्यू हमें एग्जैक्टली पता नहीं है. ओके, साइन 35 का अप्रोक्सीमेट अगर निकालना है तो साइन 37 इसको लेके सॉल्व कर सकते हैं. साइन 37 का वैल्यू हमें पता है, दैट इज 3/5 रहता है ना. साइन 37 का वैल्यू 3/5 रहता है. तो एग्जैक्ट वैल्यू मैं यहाँ पे निकालता हूँ. साइन 60 बाय साइन 35. ये वैल्यू आता है 1.509. 1.509. This is the refractive index of glass. Okay, so from first figure we get the refractive index of glass. अभी from second figure क्या मिलेगा? refractive index of water मिलेगा हमें. Okay, तो second figure में अभी क्या हो जाएगा? यहाँ पे कौन सा है? एयर एंड वाटर है ना. तो यहाँ पे म्यू ए साइन थीटा ए इज इक्वल टू यूज कर सकता हूँ म्यू डब्ल्यू साइन थीटा डब्ल्यू. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना? 1. साइन थीटा ए मतलब साइन कितना ले लेंगे यहाँ पे? एयर में एंगल कितना है? 60 है ना. साइन 60 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है. ओके, एंड साइन थीटा डब्ल्यू मतलब वाटर में एंगल कितना है? 47 है. साइन 47 करेक्ट है ना. तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आता है साइन 60 डिवाइडेड बाय साइन 47. So therefore refractive index of water will be equal to sin 60 by sin 47. यह आता है 1.184. 1.184. Okay, 1.184. ओके, अभी थर्ड डायग्राम में जाएंगे. ओके, सो इन फिगर सी नाउ. इन फिगर सी अभी यहाँ पे वाटर एंड ग्लास दिया है, तो यहाँ पे म्यू डब्ल्यू साइन थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख सकता हूँ म्यू जी साइन थीटा जी. ओके, म्यू डब्ल्यू साइन थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू म्यू जी साइन थीटा जी. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना निकाला है? 1.184. ओके, 1.184. साइन थीटा डब्ल्यू, साइन एंगल इन वाटर दिया गया है. वाटर का एंगल कितना है? 45 है. साइन 45 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना निकाला है? 1.509. ओके, इनटू एंगल इन ग्लास मतलब साइन अल्फा निकालना है. साइन अल्फा, ठीक है. तो यहाँ पे साइन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू 1.184 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाय 1.509. Okay, so by doing this calculation we can calculate the value of alpha. तो ये वैल्यू कितना आता है? देखिए अभी 1.184 इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाय 1.509. ओके, तो ये साइन अल्फा का वैल्यू आता है साइन अल्फा इज इक्वल टू 0.5548. 0.5548 एंड इसका
साइन इनवर्स। ये आता है 33.69 डिग्री। दैट इज द आंसर 33.6। करेक्ट। एनी डाउट इन दिस केस? तो यहाँ पे दो डायग्राम दिया है, बाय यूजिंग दो डायग्राम क्या करना है, हमें थर्ड डायग्राम सॉल्व करना है। ओके, सो फ्रॉम फर्स्ट डायग्राम वी गेट the refractive index of glass, from the second diagram we get the refractive index of water, and वो यूज करके यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। सिद्धांत कहाँ पे प्रॉब्लम है बताओ सिद्धांत? ओनली डायग्राम में स्नेल्स लॉ यूज करना है, μ1 sin θ 1 is equal to μ2 sin θ 2, यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो फर्स्ट डायग्राम क्या है, एयर एंड ग्लास है ना, एयर एंड ग्लास। तो एयर एंड ग्लास है मतलब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, दोनों एंगल पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मिलेगा। सेकंड डायग्राम यूज करने पर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, दोनों एंगल पता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मिलेगा। करेक्ट है ना। अभी थर्ड डायग्राम में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डायग्राम वी गेट द वैल्यू ऑफ म्यू जी एंड म्यू डब्ल्यू। म्यू जी एंड म्यू डब्ल्यू का वैल्यू मिलता है, म्यू जी एंड म्यू डब्ल्यू का वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पे एक एंगल पता है, दूसरा एंगल निकाल सकते हैं ना। ओके, so mu w sin theta w is equal to mu g sin theta g। बेसिक फार्मूला क्या यूज करना है, mu1 sin theta 1 is equal to mu2 sin theta 2, यही फार्मूला हमें यूज करना है। ओके, और वो कैलकुलेशन हमें करना है। देखिए यहाँ पे लॉग टेबल आपके पास नहीं रहेगा एग्जाम में। जनरली वैल्यूज ऐसा दिया जाता है, डीसी पांडे में ये एक्चुअली ऐसा वैल्यू नहीं दिया जाता, क्वेश्चन एग्जाम में वैल्यू ऐसा दिया जाता है कि उसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ऐसा ही वैल्यू एग्जाम में आपको दिया जाता है। ठीक है, अगर कोई ऑड वैल्यू है तो उसका मतलब साइन, अगर 47 एंगल है तो साइन 47 उस क्वेश्चन में दिया जाएगा। ओके, या फिर 0.5548 का साइन इनवर्स निकाला है तो वो भी वैल्यू उस क्वेश्चन में दिया जाएगा। ठीक है, सभी वैल्यू उस क्वेश्चन में दी जाती है, क्योंकि साइन के सभी एंगल का वैल्यू हम याद नहीं रख सकते, कॉस की सभी वैल्यू का सभी वैल्यू का कॉस नहीं ध्यान में रख सकते हैं। मतलब ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। ओनली थिंग इज दैट जो वैल्यूज है ना, वो वैल्यूज मतलब आपको जो एंगल पता है ना, वही एंगल का वैल्यूज दिया जाएगा। मतलब ऐसा 36 या फिर 47 ऐसा वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान में रखिए। ग्लास एंड वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली क्वेश्चन में दिया जाता है। ओके, जनरली दिया जाता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली कितना होता है। ओके, और उसको ध्यान में रखने के लिए ज्यादा कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं है। ग्लास का 1.5 रहता है, वाटर का 4/3 रहता है, ग्लास का 3/2, वाटर का 4/3, वही ध्यान में रखना है ओनली। ओके, अगर क्वेश्चन में दिया जाए तभी यूज करना है, नहीं दिया जाए तो उसको कैलकुलेट करना है, ध्यान में रखिए, उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो। हाँ, अभी और एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, अभी क्वेश्चन में क्या दिया, देखिए क्वेश्चन इज लाइक दिस, a ray of light
a ray of light passes from vacuum to a medium. A ray of light passes from vacuum to a medium and angle of incidence is twice angle of refraction. क्या दिया है क्वेश्चन में? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 2 टाइम्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. ओके, देन कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. Refractive index of that medium, that is the question. Okay, मतलब रे ऑफ लाइट वैक्यूम से उस मीडियम में ट्रेवल करता है लाइक दिस. तो वैक्यूम में जितना एंगल है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 2 टाइम्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है. मतलब r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I/2 हो जाएगा. r इज इक्वल टू I/2. तो यहाँ पे इस तरह से अगर लाइट ट्रेवल करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम कितना आएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. ओके, तो वंस अगेन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्नेल्स लॉ यूज कर सकते हैं. स्नेल्स लॉ क्या है? देखिए, म्यू ए sin थीटा ए इज इक्वल टू म्यू एम sin थीटा एम. ऐसे लिख सकता हूं मैं, म्यू ए sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एम sin थीटा एम. ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम या फिर एयर क्या है? 1 है. ओके, एंगल इन एयर या फिर वैक्यूम कितना है? एंगल इन एयर, ये एयर है, यहाँ पे मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है. तो साइन आई, एयर में एंगल कितना है? r है. ओके, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज टू बी कैलकुलेटेड. ओके, इनटू साइन, उस मीडियम में एंगल कितना है? साइन I/2. ठीक है ना? तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ I/2. तो अभी ये कैलकुलेशन कैसे करना है मुझे बताइए. साइन I डिवाइडेड बाय साइन I/2. यहाँ पे डायरेक्टली अभी ये I ऐसा कैलकुलेट मतलब कैंसल आउट नहीं करना है. I कैंसल आउट ऐसा नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे साइन I/2 को साइन I/2 ही कैंसिल कर सकते हैं. तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहता है. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या रहता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा. तो सिमिलरली साइन आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे साइन आई का 2 टाइम्स साइन I/2 कॉस I/2 हो जाएगा. करेक्ट है ना? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे रहता है. तो साइन आई इज इक्वल टू क्या रहेगा? 2 एज इट इज. यहाँ पे साइन क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे आई है तो यहाँ पे I/2 लिखना पड़ेगा. साइन I/2 इंटू कॉस I/2. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स, ओके सॉरी, न्यूमरेटर रिप्लेस करना पड़ेगा ना, सॉरी. साइन आई मतलब क्या लिखूं? 2 टाइम्स साइन I/2 इंटू कॉस I/2 डिवाइडेड बाय साइन I/2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, करेक्ट है ना? अभी क्या कर सकते हैं? साइन I/2 कैंसिल आउट हो जाएगा. साइन I/2 कैंसिल. And therefore here 2 times cos I/2 is equal to क्या बनेगा? refractive index. Okay, 2 times cos I/2, that will be the refractive index, and that is the final answer. 2 times cos I/2.
यही आंसर आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 टाइम्स cos I by 2। तो यहाँ पे देखिए ये 2 एंड 2 कैंसिल आउट नहीं होता है क्योंकि ये 2 cos के अंदर है, वो कैंसिल आउट नहीं करना है। 2 times cos I by 2, that is the refractive index. So this is in terms of I. क्वेश्चन में क्या दिया है? A ray of light passes from vacuum into a medium and यहाँ पे angle of incidence is 2 times angle of refraction, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। So R is equal to I by 2 आ जाएगा। Then refractive index of that medium in terms of I निकालना है। refractive index of medium in terms of I, तो refractive index of medium in terms of I इस तरह से आ जाएगा। ओके, सो एयर में एंगल I है तो मीडियम में एंगल क्या हो जाएगा? I by 2 हो जाएगा। एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर mu A into sin theta A is equal to mu m into sin theta m। ओके, तो mu A मतलब 1 into sin theta मतलब sin I। ओके, mu m मतलब mu into उस मीडियम में एंगल कितना है? sin I by 2 है। तो यहाँ पे mu is equal to क्या आ जाएगा? sin I divided by LHS को आ गया तो sin I by 2। अभी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? sin I का एक्सपांशन करना पड़ेगा, sin I। तो sin I क्या होता है? 2 times sin I by 2 into cos I by 2। 2 times sin I by 2 into cos I by 2। तो यहाँ पे sin I by 2 and sin I by 2 get cancel and therefore refractive index is coming to be 2 times cos I by 2। refractive index is coming to be 2 times cos I by 2। So any doubt in this case? Any doubt? अभी नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द apparent depth। ओके, apparent depth, दैट इज द नेक्स्ट कंसेप्ट। apparent depth, apparent depth। अब ये apparent depth क्या होता है? देखिए, फॉर एग्जांपल सपोज there is some transparent liquid in a vessel। ओके, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड है एंड यहाँ पे इस लिक्विड के अंदर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, लिक्विड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। तो ऊपर से देखने के बाद ये ऑब्जेक्ट जो है ना, इसका जो रियल डेप्थ होता है उसी डेप्थ को वो हमें नहीं दिखाई देता। उससे क्या होता है? थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा डेप्थ में वो दिखाई दे सकता है, उसको बोलते हैं apparent depth। ओके, so when observer is in one medium and object is in another medium, मतलब ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट के मीडियम अगर डिफरेंट है तो ऑब्जेक्ट का रियल डिस्टेंस हमें नहीं दिखाई देता, रियल डेप्थ नहीं दिखाई देता है, थोड़ा सा चेंज डेप्थ दिखाई देता है। वो डेप्थ रियल डेप्थ से ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। ओके, वो apparent डेप्थ का अभी कैलकुलेशन हमें देखना है। तो apparent डेप्थ का कैलकुलेशन किस तरह से आ जाएगा? देखिए, apparent डेप्थ, सपोज दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इस सरफेस के ऊपर है रेयर मीडियम, इसके ऊपर रेयर मीडियम है और नीचे सपोज क्या है? डेंसर मीडियम है। एंड सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, हियर देयर इज वन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो दिस इज द रियल डेप्थ। ये क्या है? डी रियल इसको बोल सकता हूं, डी रियल, इसका रियल डेप्थ इतना है। एंड ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, सपोज ऑब्जेक्ट कहां पे है? डेंसर मीडियम में है एंड ऑब्जर्वर कहां पे है? रेयर मीडियम में। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन कैसे हो जाएगा? देखिए, मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे बनेगा, ये ऑब्जेक्ट हमें कहां पे दिखाई देगा? तो देखिए, द रे व्हिच इज ऑब्जेक्ट से निकलने वाला रे, फर्स्ट रे व्हिच इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। नॉर्मल इंसिडेंस में क्या होता है? रे एज इट इज ट्रैवल करता है, नॉर्मल इंसिडेंस में रे एज इट इज ट्रैवल करता है। ठीक है, उसमें चेंज इन डायरेक्शन नहीं होता है। दूसरा, एक ऑब्लिक रे लेते हैं, ऑब्लिक रे। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, the ray is going to travel from denser to the rarer medium। यहाँ पे at this point the ray is going to travel from denser medium to rarer medium। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे? if ray is traveling from denser to rarer medium then it bends towards or away from normal? it bends away from normal, करेक्ट है ना? so this is the original direction, so इसी डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा
Okay, it will bend either towards normal or away from normal. Okay, so generally it bends denser to rarer जाते हो, it bends away from normal, so इस तरह से bend हो जाएगा, so it will travel like this. ठीक है, अभी ये जो दो रिफ्रैक्टेड रेज है वो कहां से आते हुए अपीयर होंगे, यहां से. ओके, two rays will appear to be come from this point and यहां पे हमारा इमेज फॉर्म हो जाएगा, इमेज. एंड ऊपर से जब ऑब्जर्वर देखेगा ना, ऑब्जर्वर, तो उस ऑब्जर्वर को ये ऑब्जेक्ट कहां पे दिखाई देगा, यहां पे दिखाई देगा एट दिस पॉइंट. डायग्राम ठीक से दिखाई देता है क्या, देखिए वन सेकेंड यहां पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं. देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट है, वन रे is normally incident and therefore it is going without any deviation. Another ray is traveling like this, it will bend away from normal like this, and this ray appears to come from this point. तो ऑब्जर्वर को यहाँ पे जो ऑब्जर्वर रहेगा, ये जो ऑब्जर्वर रहेगा, इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो रियल डेप्थ है, ये रियल डेप्थ नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट उसको दिखाई देगा, तो इसको बोलेंगे एपेरेंट डेप्थ, DAPP, एंड इसको बोलेंगे रियल डेप्थ, D रियल. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए डेप्थ कम हो रहा है, हमें ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा. ओके, सो रियल डेप्थ इज मोर, एपेरेंट डेप्थ इज लेस. तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसा आ जाएगा, देखिए एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू. ओके, सो इस तरह से हमें यहाँ पे एपेरेंट डेप्थ कैलकुलेट करना है. सो एपेरेंट डेप्थ कितना आता है, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू आता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रियल डेप्थ ज्यादा है, एपेरेंट डेप्थ कम है. ओके, तो एपेरेंट डेप्थ कम है मतलब म्यू से मल्टीप्लाई करना चाहिए या फिर डिवाइड करना चाहिए, म्यू से उसको डिवाइड ही करना चाहिए, ज्यादा डिटेल में हम उसके जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं. एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू. मतलब क्या करना है, रियल डेप्थ को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलता है, एपेरेंट डेप्थ मिलता है. ओके, सो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, डेंसर मीडियम में होना चाहिए, एंड ऑब्जर्वर कहां पे होना चाहिए, रेरर मीडियम में होना चाहिए. दैट इज द कंडीशन. ऑब्जेक्ट अगर डेंसर मीडियम में है, ऑब्जर्वर रेरर मीडियम में है, तो डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ये ध्यान में रखना है. अभी थोड़ा उल्टा करते हैं, उल्टा करने के बाद क्या होता है देखेंगे. देखिए अभी ऊपर सपोज क्या है, यहां पे डेंसर मीडियम है एंड नीचे क्या है, रेरर मीडियम. ठीक है, नीचे रेरर मीडियम है एंड वंस अगेन ऑब्जेक्ट इज एट दिस पोजीशन, सपोज दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सो डी रियल. ठीक है, तो यहां से ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रे कैसे ट्रैवल करेंगे, देखिए द रे व्हिच इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस गोज विदाउट एनी डेविएशन. नॉर्मल इंसिडेंस के बाद क्या हो जाएगा, विदाउट एनी डेविएशन चला जाएगा एज इट इज. ठीक है, उसके बाद second ray like this. Now this ray is traveling from, okay, at this point this ray is traveling from rarer to denser medium. अभी क्या हो जाएगा, देखिए when ray is traveling from rarer to denser medium it will bend towards normal like this. ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, it will bend towards normal. करेक्ट है ना, ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा. ओके, एंड दिस ray will appear to come from this point. ये जो रे है ना, यहां से आते वक्त हमें अपीयर होगा एंड यहाँ पे इसका इमेज बनेगा. मतलब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर रहेगा ना, ऑब्जर्वर उस ऑब्जर्वर का ये ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा लेकिन दिखाई देगा यहाँ पे, ये इसका इमेज बोल सकते हैं, इमेज. ठीक है, तो ये हो गया एपेरेंट डेप्थ. तो यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, देखिए एपेरेंट डेप्थ इज मोर एंड रियल डेप्थ इज लेस. ओके, तो यहाँ पे एपेरेंट डेप्थ का अभी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू म्यू. रियल डेप्थ इनटू म्यू. ओके,
अब ये ध्यान में कैसे रखना है, देखिए ध्यान में रखने के लिए लॉजिक क्या यूज करना है, ये डायग्राम में याद करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको लॉजिक ये लगाना है, डेंसर मीडियम में डिस्टेंस कम होता है और रेयर मीडियम में डिस्टेंस ज्यादा होता है, यही आपको लॉजिक ध्यान में रखना है। ओके, डेंसर मीडियम में क्या होता है, डिस्टेंस कम होता है, डेप्थ कम होता है, और रेयर मीडियम में क्या होता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है, यही आपको लॉजिक ध्यान में रखना है। ठीक है, एंड देयरफॉर एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एक तो रियल डेप्थ इनटू म्यू आ जाएगा या फिर रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू आ जाएगा। ये दो ही फॉर्मूले आपको एपेरेंट डेप्थ के लिए ध्यान में रखने हैं, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू रहेगा या फिर रियल डेप्थ इनटू म्यू रहेगा। अभी आपको ये थिंक ओनली करना है कि वो बढ़ने वाला है कि कम होने वाला है, यही आपको थिंक करना है। अगर बढ़ने वाला है तो इनटू म्यू करो, और कम होने वाला है तो डिवाइडेड बाय म्यू करो। दैट इज वेरी सिंपल लॉजिक। इसके लिए एक आपको क्वेश्चन अभी मैं बताता हूं तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए इसको बोलते हैं फिश एंड फ्लाई प्रॉब्लम, फिश एंड फ्लाई प्रॉब्लम। तो यहां पे देखिए, हियर देयर इज अ एयर, हियर देयर इज सपोज वाटर। ओके, तो यहां पे एक फ्लाई है लाइक दिस, यहां पे एक फ्लाई है एंड यहां पे एक फिश है। ठीक है, ये डिस्टेंस है सपोज 6 मीटर एंड ये डिस्टेंस है सपोज 10 मीटर। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वाटर का, 4/3 है, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, देखिए दो क्वेश्चन यहां पे है। इस फ्लाई को फिश मतलब सरफेस से, इस सरफेस के नीचे फिश का रियल डिस्टेंस कितना है, 10 है, लेकिन वो फ्लाई को 10 दिखेगा या फिर 10 से कम दिखेगा, वही आपको ओनली थिंक करना है। हो गया, देखिए ये अब पहले क्या है, ऑब्जर्वर कौन है, फ्लाई है, तो ये फिश जो है सरफेस के नीचे, फिश इज द ऑब्जेक्ट। ओके, वो सरफेस के नीचे 10 मीटर पर दिखेगा या फिर लेस देन 10 दिखेगा। ये 10 मीटर डेंसर मीडियम का डिस्टेंस है या फिर रेयर मीडियम का डिस्टेंस है, वही ओनली थिंक करना है आपको। तो 10 मीटर डिस्टेंस इज इन वाटर, तो ये डिस्टेंस क्या होने वाला है, डेंसर मीडियम का डिस्टेंस कम होता है, उतना ही लॉजिक आपको यूज करना है। तो यहाँ पे ये 10 मीटर जो है ना, वो 10 मीटर नहीं दिखाई देगा, 10 से कम दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। तो यहाँ पे कितना दिखाई देगा, 10 डिवाइडेड बाय म्यू। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय म्यू, मतलब 10 डिवाइडेड बाय 4/3, तो 3 ऊपर जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 4, 30 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 7.5 मीटर। मतलब इस फ्लाई को फिश 10 मीटर पर नहीं दिखाई देगा, फिश कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा, 7.5 मीटर पर दिखाई देगा। कहां से, रिफ्रैक्टिंग सरफेस से। समझ में आ गया। अभी अगर फिश उसको देख रहा है, फिश फ्लाई को देख रहा है, ठीक है, तो फिश को ये कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा, मतलब इस सरफेस से एक्चुअली कितने डिस्टेंस पर है, 6 मीटर पर है, लेकिन वो 6 मीटर पर दिखाई देगा क्या, या फिर 6 से ज्यादा दिखाई देगा या फिर कम दिखाई देगा, बोलिए। अभी यहाँ पे उसमें लॉजिक क्या करना, यूज करना है, रेयर मीडियम का डिस्टेंस बढ़ता है और डेंसर मीडियम का डिस्टेंस कम होता है, यही लॉजिक यूज करना है। बढ़ता है तो म्यू से मल्टीप्लाई करना है ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मीटर डिस्टेंस है, तो 6 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो इसको क्या करूंगा मैं, 6 इंटू क्या करूंगा, 4/3 करूंगा। So 3 2s are 6, 2 into 4 that is equal to 8 meter. So that is the answer, 8 meter. So देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में समझ में आ रहा है क्या, देखिए उस फ्लाई को फिश 7.5 मीटर पर दिखाई देगा एंड फिश को फ्लाई 8 मीटर पर दिखाई देगा। ओके, रियल डिस्टेंस कितना है वो दिया गया है, रियल कितना है, फिश का रियल डिस्टेंस 10 मीटर है एंड फ्लाई का रियल डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस है 6 मीटर। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना है। मतलब एपेरेंट डेप्थ का प्रॉब्लम जो है ना, वो किस तरह से सॉल्व करना है, एक सिंपल लॉजिक यूज करना है, डिस्टेंस वो बढ़ता है क्या कम होता है वही आपको थिंक करना है। वो कैसे थिंक करना है, डेंसर मीडियम का डिस्टेंस हमेशा कम होता है, रेयर मीडियम का डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है।
यही आपको लॉजिक लगाना है। बढ़ाना है तो म्यू से मल्टीप्लाई करो, कम करना है तो म्यू से डिवाइड करो। दैट इज सो सिंपल। ओके, सो अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू म्यू भी हो सकता है, या फिर रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू भी हो सकता है। सो एनी डाउट इन दिस केस? n1 by n2 is equal to real depth by apparent depth। इतना कंफ्यूजन का फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके, n2 by n1 is equal to real by apparent, ऐसा यूज करने से बेहतर है डेंसर का डिस्टेंस कम होता है, रेयर का ज्यादा होता है। यही लॉजिक यूज करो, आप कभी भी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। यही कंसीडर करो। बढ़ाना है तो म्यू से मल्टीप्लाई करना है, कम करना है तो म्यू से डिवाइड करना है। वेरी सिंपल। क्योंकि आपने अगर दूसरा फार्मूला, ये संदेश ने एक फार्मूला यहाँ पे लिखा है n1 by n2 is equal to real depth divided by apparent depth, और यहाँ पे n1 कौन सा है, n2 कौन सा है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, मतलब किस मीडियम से किस मीडियम में लाइट जा रही है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। उसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, मिस्टेक हो सकता है। इसके लिए क्या करना है, वेरी सिंपल लॉजिक यूज करो ना। रेयर मीडियम में डिस्टेंस बढ़ता है, डेंसर मीडियम में डिस्टेंस कम होता है। ये लॉजिक ध्यान में रखा तो कभी भी मिस्टेक नहीं कर पाओगे आप। ओके, सो एक तो म्यू से मल्टीप्लाई करना है या फिर म्यू से डिवाइड करना है, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजन वाला फार्मूला ध्यान में मत रखिए। तो और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूं, इसका आंसर मुझे दे दीजिए अभी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। तो यहाँ पे once again there is a fly here, there is a fly and here there is a fish। ओके, रियल डिस्टेंसेस है x एंड y, रियल डिस्टेंस x एंड y। सो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। ठीक है, अभी क्वेश्चन इज दैट फ्लाई को फिश कितने टोटल डिस्टेंस पर दिखाई देगा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फ्लाई को फिश कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्लाई इज द ऑब्जर्वर, फिश इज द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे फ्लाई अगर ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए उसके मीडियम का डिस्टेंस तो एज इट इज दिखाई देगा, उसके मीडियम का डिस्टेंस तो एज इट इज दिखाई देगा। ओके, सो ये म्यू मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मतलब ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये ध्यान में रखिए। फिश तो डेंसर वाटर में ही रहेगा ना, एंड फ्लाई तो एयर में ही रहेगा, उल्टा तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ म्यू लिखना है, तो फ्लाई को उसके मीडियम का डिस्टेंस तो एज इट इज दिखाई देगा, ये तो x दिखाई देगा, लेकिन ये y दिखाई देगा या फिर y इंटू म्यू दिखाई देगा या फिर y बाई म्यू दिखाई देगा, वही ओनली बताइए। ये कितना दिखाई देगा, y बाय म्यू। सो यहाँ पे टोटल आ जाएगा x प्लस y बाय म्यू। करेक्ट है ना, जो मैंने लिखा है करेक्ट है ना। तो फ्लाई को फिश कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा, x प्लस y बाय म्यू, x प्लस y बाय म्यू। करेक्ट है ना। तो अभी फिश को फ्लाई कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश को फ्लाई कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा। अभी फिश को ये डिस्टेंस तो एज इट इज दिखेगा y, लेकिन ये डिस्टेंस एज इट इज दिखेगा क्या, दूसरे मीडियम का डिस्टेंस सेम नहीं दिखता है, वो एक तो कम दिखता है या फिर ज्यादा दिखता है। तो फिश अगर ऑब्जर्वर है ना, तो फिश को कितना डिस्टेंस दिखाई देगा वो, तो ये तो y दिखाई देगा एज इट इज, प्लस ये कितना x बाई म्यू या फिर x इंटू म्यू, वही आपको निकालना है। बताइए, x इंटू म्यू ना, दैट इज द आंसर। इस तरह से आ जाएगा। एनी डाउट इन दिस केस, कुछ डाउट है क्या, बोलिए। यहाँ पे 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे म्यू है। ठीक है ना, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये जो फॉर्मूला हमने यूज किया है ना, उसका एक लिमिटेशन है, उसका लिमिटेशन मैं बता देता हूं क्या। एक साइड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होना चाहिए और दूसरे साइड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई भी हुआ तो चलता है, लेकिन अगर दोनों साइड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है,
वो कैलकुलेशन कैसे करना है वो कल के लेक्चर में मैं बताऊंगा। वो भी बहुत सिंपल है, वो भी बहुत सिंपल है। मतलब यहाँ पे सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है, तो फिर कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा। अभी तो आज के लेक्चर में हमने रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में रिलेशन क्या देखा, देखिए एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू, एक तो रियल डेप्थ इनटू म्यू होता है या फिर रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। सिद्धेश मोरे एक्स प्लस वाई क्यों आ जाएगा, कौन सा डिस्टेंस, फिश को फ्लाई कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा, फिश को देखिए ऑब्जर्वर जिस मीडियम में है ना उस मीडियम का डिस्टेंस एज इट इज दिखाई देगा, लेकिन दूसरे मीडियम का डिस्टेंस जो है ना वो एक तो कम दिखाई देगा या फिर ज्यादा दिखाई देगा। दूसरा मीडियम डेंसर है या रेयर है उस पर डिपेंडेंट है। अभी अगर फिश ऑब्जर्वर है तो उसको वाई तो एज इट इज दिखेगा, क्योंकि फिश कहां पे है, वाटर में है, तो वाटर का डिस्टेंस एज इट इज दिखाई देगा। लेकिन एयर का डिस्टेंस मतलब रेयर मीडियम का डिस्टेंस क्या दिखाई देगा, ज्यादा दिखाई देगा ना। सो x इंटू म्यू करना है यहाँ पे, तो y प्लस एक्स इंटू म्यू, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑब्जर्व बाय द फिश फ्लाई, मतलब फिश को फ्लाई कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा, y प्लस एक्स म्यू, एंड फ्लाई को फिश कितने डिस्टेंस पर दिखाई देगा, x प्लस वाई बाय म्यू। ओके, ये पार्ट क्या करेंगे कल हम रिपीट करेंगे कल, ओके।